हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं डिब्बाज थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। और अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके एजम्पशंस पढ़े थे। हमने देखा था कि क्या क्या एज्यूम कर रहा है। तो उनमें हमने देखा था कि एक क्रिस्टल के थ्रू जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पास होगी दैट इज कॉल्ड डिब्बा फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का कोई लिमिट होगा। हर एक फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल के थ्रू पास नहीं होती एज पर डिब्बा। वहाँ पे एक लिमिट लगता है, एक अपर लिमिट, दैट इज कॉल्ड डिब्बा लिमिट। और उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम डिब्बा फ्रीक्वेंसी। ये हम याद रखेंगे। वीडी यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी पास थ्रू ए क्रिस्टल, यानी मैक्सिमम वाइब्रेशन ये हो सकती है, ये याद रखना। अब देखो, मान लीजिए हमारे पास में एक क्रिस्टल है। एक क्रिस्टल है, इसमें n नंबर ऑफ एटम्स, समझ में है ना, n नंबर ऑफ एटम्स, n नंबर ऑफ एटम्स, n एटम्स। आपको मालूम है कि एक एटम जो रहता है उसमें 3 वाइब्रेशंस होती हैं, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे, राइट। अब अगर हमारे पास में n एटम्स होंगे तो उसमें टोटल वाइब्रेशनल मोड्स जो होंगे, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होंगे, वो होंगे 3n। कितने होंगे टोटल? कितने होंगे? 3n। या मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर हम 0 फ्रीक्वेंसी से लेके लास्ट फ्रीक्वेंसी यानी वीडी तक टोटल वाइब्रेशंस देखेंगे, वो वाइब्रेशंस जो होंगे वो बराबर होंगे 3n की। यानी सभी वाइब्रेशंस अगर हम देखेंगे फ्रॉम 0 टू वीडी, या मैं कहूँगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू वीडी ऑफ व्हाट? z नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, z नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। z जो है ये डेंसिटी ऑफ मोड्स है, यानी कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेशंस काउंट करके जब हम उनको मिला देंगे तो वो बराबर आएगा 3n की। इसमें कोई शक है? शाबाश, ये याद रहना चाहिए आपको। ये पॉइंट ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, ठीक है। बाकी जो एजम्पशंस मैंने बताया वो भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद में अगर हम एक ऑसिलेटर लेंगे, एक पर्टिकुलर एटम लेंगे, ठीक, और उसकी एवरेज एनर्जी देखेंगे उस ऑसिलेटर की, यानी एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर हैविंग फ्रीक्वेंसी, उसका फ्रीक्वेंसी रखेंगे हम न्यू और टेम्परेचर रखेंगे T। तो उसके लिए जो एवरेज एनर्जी हमें मिलती है, ये मिलती है बराबर h न्यू डिवाइड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये याद रखना, एक्सपोनेंशियल ऑफ h न्यू डिवाइड बाई kBT माइनस 1। क्लियर? ये याद रखना। ये जो है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर, ये दिया था हमने प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक, ठीक। और h जो है, h इसको हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी। k भी जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और t जो ये टेम्परेचर है, और माइनस 1। समझ में आया ना? जब हम इन दो इक्वेशंस को मिलाते हैं और बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें एक नई इक्वेशन मिलती है, जो इक्वेशन में आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और वो इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन के जरिए हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर हमें एवरेज एनर्जी पता है और हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता है, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पता है, तो हम उसमें टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। यानी टोटल एनर्जी जो बराबर निकलता है हमें, वो निकलता है 9n kBT इंटू T बाई QD। ये मैं बताऊंगा पूरा, रेज्ड पावर 3 इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 टू QD डिवाइड बाई T, किसका? x क्यूब dx डिवाइड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस 1। ये इक्वेशन है, इससे डरना नहीं है। देखो n जो है ये नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, k भी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर 1 मोल होगा, 1 मोल एटम्स, n जो है ना, ये नंबर ऑफ एटम्स है ये।
अगर ये 1 मोल ऑफ एटम्स है तो फिर हम इन दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो ये R के बराबर आएगा, इतना याद रख लेना। एन आइडियल गैस कांस्टेंट। T इज टेम्परेचर। यहाँ पे QD जो है, QD इसको हम कहते हैं डिबाइड टेम्परेचर। क्या कहते हैं? डिबाइड टेम्परेचर। समझ में आया? QD इज डिबाइड टेम्परेचर, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है। और ये बराबर रहता है H म्यू डी। H प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी यानी अपर फ्रीक्वेंसी या बोलते हैं उसको डिबाइड फ्रीक्वेंसी, और Kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये X ऐसे ही नहीं है, X जो है ये H न्यू डिवाइड बाई KBT, H न्यू डिवाइड बाई KBT जो हमें प्लैंक्स इक्वेशन में मिला था। और H मैक्सिमम जो होगा वो होगा बराबर H न्यू डी या डिबाइड फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई KBT। यहाँ पे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसलिए मैंने X मैक्सिमम लिखा। इसमें कोई शक तो हमें ये इक्वेशन थोड़ी याद करनी पड़ेगी। अगर नहीं भी याद रही तो कोई ज़रूरी नहीं है, भूल भी गई तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आया कहाँ से और इसका क्या मतलब है। यहाँ तक तो क्लियर है? शाबाश। अब देखो, स्पेसिफिक हीट जो हम लिखते हैं ना, स्पेसिफिक हीट वो हम लिखते हैं ऐसे, CV इज इक्वल टू DE बाई DT, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय या विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको कहते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आया? अब अगर हम यही लेंगे CP, तब हम लिखते हैं यहाँ पे ∂H बाई ∂T, यानी यहाँ E के बदले H लिखते हैं, यानी एंथैल्पी लिखते हैं। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आया? शाबाश। और ये बराबर रहता है CV इज इक्वल टू, ये बराबर रहता है 3R QD डिवाइड बाई T इंटू FD। FD क्या है? इसको हम कहते हैं डिबाइड फंक्शन। एक लंबी चौड़ी फंक्शन है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये लंबी इक्वेशन है, इसका वैल्यू बहुत बड़ा है, मतलब इक्वेशन इसकी बहुत बड़ी है, वैल्यू मैं नहीं बोल सकता हूँ, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ। CV इज इक्वल टू 3QD डिवाइड बाई T FD। ये इस जो ऊपर की इक्वेशन है ना, इसके हिसाब से आता है ये। क्लियर? अब हमें जो यहाँ पे देखना है वो क्या है? वो हमें देखना है कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे इसका क्या होगा। हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे इसका क्या होगा। याद रखना, ये जो स्पेसिफिक हीट है इट इज फॉर 1 मोल ऑफ एटम्स, यानी व्हेन N इज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, ये तब हम लगाते हैं R, वरना हमें ये NKBT लिखना पड़ेगा, NKB लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो पहला केस लेते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर जब हाई होगा तो क्या होगा। टेम्परेचर हाई का मतलब ये जो टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर, ये नीचे वाला टेम्परेचर, ये डिबाइड टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी वक़्त है, इसकी हैसियत है, जबकि इसकी कोई हैसियत, QD की कोई हैसियत नहीं है, यानी इसका कोई वक़्त नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती इसके सामने। समझ में आया? ये एक बात। दूसरी बात देखो, जब यहाँ पे डिबाइड फ्रीक्वेंसी डिबाइड टेम्परेचर लेते हैं तब ये X मैक्सिमम होता है, लेकिन जब डिबाइड टेम्परेचर कम हो गया तो डिबाइड फ्रीक्वेंसी कम लेंगे हम, तो उस समय हम यहाँ पे जो X है, X इसको हम छोटा लेंगे, यानी इसको मैक्सिमम नहीं बल्कि मिनिमम लेंगे, यानी मैं ये कहूँगा कि X इज़ वेरी मच लेस देन 1, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है। अगर ये X लेस देन 1 हो गया तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सपोनेंशियल ऑफ X माइनस 1 जो है, जो हमने ऊपर देखा था इधर इस इक्वेशन में, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ X माइनस 1 वो ऑलमोस्ट X के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? X के बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये बड़ा हो जाता है, इन सब चीज़ों की वक़्त नहीं रहती, यानी ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाते, फिक्स हो जाते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर ये इनकी कोई वक़्त नहीं है तो इनको छोड़ दो, फिर इसको
है ना, क्योंकि दिस मच डिवाइड बाई टी ये ऑलमोस्ट 1 के बराबर हो जाता है। तो हमारी ये जो इक्वेशन है CV ये बराबर 3R के बराबर हो जाता है, यानी CV इज इक्वल टू 3R। एंड CV इज इक्वल टू 3R किसने दिया था? ये दिया था ड्यूलोंग एंड पेटिट ने। तो दिस इज एक्चुअली ड्यूलोंग पेटिट लॉ। समझ में आया यहाँ तक? शाबाश, यहाँ तक तो क्लियर होगा। ये बड़ी बड़ी इक्वेशन से डरो मत, अगर आपको याद रहती तो ठीक, नहीं तो जो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, वो आपको याद रखने हैं, वो आपको एनसर्कल करने और दिमाग में बिठाने। अब देखते हैं हम हाई टेम्परेचर पे क्या होगा। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? हाई टेम्परेचर पे, सॉरी ये हाई टेम्परेचर था, लो टेम्परेचर पे क्या होगा? लो टेम्परेचर पे T जो है ये छोटा हो जाएगा, QD बड़ा हो जाएगा। समझ में आया ना? अगर QD बड़ा हो गया तो इसका मतलब इसकी कोई वक़्त नहीं, इसकी वक़्त हो जाएगी, ऊपर वाली इसकी। समझ में आया ना? इसकी वक़्त हो जाएगी। समझे? शाबाश। और इन शॉर्ट मैं ये कहता हूँ कि अगर इसकी वक़्त होगी तो क्या होगा, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यानी हम केस 2 देखेंगे। केस 2 क्या होगा? टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका मतलब दिस इज वेरी मच लेस देन QD, राइट। और XM जो है, XM इन X मैक्सिमम कब आता है? जब QD बड़ा हो जाता है। XM बराबर हो जाएगा QD बाई T। ये बड़ा है इससे, बहुत बड़ा है इससे, इसका मतलब इसका वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। क्लियर? इस कंडीशन में अगर आप एनर्जी देखना चाहेंगे लो टेम्परेचर पे, अगर आप याद रख सकते हैं तो रखो, वरना ये ज़रूरी नहीं है। एनर्जी हो जाती है इसकी 3/5 पाई रेज़ पावर 4 NkB। अगर ये मैं 1 मोल ले लूँ तब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? R। शाबाश। T रेज़ पावर 4 QD क्यूब। यहाँ ये बात समझ लेना। अगर हम ये पूरा कांस्टेंट रख देंगे इतना, तो मैं ये कह सकता हूँ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज़ पावर 4। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। एट लो टेम्परेचर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज़ पावर 4। लेकिन जो CV है यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम या स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज़ पावर 3 या T क्यूब। इसे ही हम कहते हैं T3 लॉ। और ये किसका लॉ है? ये डिबाई का लॉ है, डिबाई का अपना लॉ। यानी लो टेम्परेचर पे जो लॉ मिलता है हमें, वो मिलता है डिबाई लॉ, जबकि हाई टेम्परेचर पे मिलता है हमें ड्यूलोंग पेटिट लॉ। क्लियर? यहाँ तक हो गया, फिनिश। अब लास्ट पे लेते हैं हम और एक चीज़। अगर आप ग्राफ देखिए, मैं दिखाऊंगा अभी ग्राफ इसका। आइंस्टाइन मॉडल से जो हीट कैपेसिटी मिलती है हमें, ठीक है, और डिबाई मॉडल से जो हीट कैपेसिटी मिलती है, अगर हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो डिबाई मॉडल से जो हीट कैपेसिटी मिलती है उनके वैल्यूज़ हायर रहते हैं। क्या रहते हैं? हायर। समझ में आया? ये मैं थोड़ा सा ग्राफ से आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर हम ग्राफ लेंगे, ग्राफ किस किस का लेंगे हम? CV वर्सेस T। समझ में आया? और CV जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा? 3R के बराबर, है ना। CV इज इक्वल टू 3R, ये है ना, ये मैक्सिमम होगा। यहाँ पे बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर हम डिबाई का ग्राफ लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ तक बढ़ेगा, उसके बाद में यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही ग्राफ आइंस्टाइन के फार्मूला से लेंगे तो आपको ये ग्राफ कुछ इस तरह मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो डिबाई ग्राफ है, डिबाई ग्राफ, इसके वैल्यूज़ हायर है एज कंपेयर टू आइंस्टाइन, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे मैंने बनाया आइंस्टाइन के मुकाबले में, एज कंपेयर टू आइंस्टाइन। इसके वैल्यूज़ हायर है, इसके वैल्यूज़ थोड़े लोअर हैं। देखो समझ में आया ना? किसकी? हीट कैपेसिटी के बोल रहा हूँ मैं। यानी यहाँ पे जो इस टेम्परेचर पे अगर हम देखेंगे, सपोज इस टेम्परेचर पे, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, यहाँ पे ये आइंस्टाइन की हीट कैपेसिटी है और ये डिबाई की हीट कैपेसिटी, तो ये इससे
ज़्यादा है। समझ में आया? अब लास्ट पे हम लेंगे इसकी लिमिटेशंस। क्या लेंगे? लिमिटेशंस। अगर आपको याद होगा तो हमने डिब्बे में लॉन्ग वेवलेंथ्स लिए, यानी लो फ्रीक्वेंसी। लॉन्ग वेवलेंथ मतलब जो ऐसा सीधा बाईपास करते जाए, यानी जो एटम्स को कंटिन्यूम कंसिडर करे। क्या करे? कंटिन्यूम कंसिडर करे। और दूसरा, जो डिब्बे है, डिब्बे उसके मॉडल के मुताबिक क्यूडी जो है यानी डिब्बे टेम्परेचर, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन ऐसा नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने से 10% वेरिएशन आती है। किसमें? इसमें, क्यूडी में। ये दूसरा ड्रॉबैक है। और हमने यहाँ पे जनरल क्रिस्टल लिया, हमने कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल या एक्चुअल क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ सब्सटेंस नहीं लिया। सो इट डज नॉट कंसिडर व्हाट? एक्चुअल क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ सब्सटेंस। और आपने इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल भी नहीं देखा होगा। सो इट इग्नोर्स रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्पेसिफिक हीट। ठीक है। और जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू डी बोलते हैं, इट इज सेम फॉर बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। तो डिब्बे का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी न्यू डी, वो लॉन्गिट्यूडनल का और ट्रांसवर्स वेव्स का सेम ही मिलता है, यानी उसमें कोई फ़र्क नहीं मिलता। सो ये ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशन है इसकी। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ो, समझो और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो।